Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में चर्चा की तथा उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित अन्य कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फटीग जैसे विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा की और देखा कि किस प्रकार ये विभिन्न कॉन्स्ट्रक्ट हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली फंक्शन करने में किस प्रकार सहायता करते हैं। यह भी समझा कि किस प्रकार हम इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर यदि अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अधिक डेवलप करें तो किस प्रकार ये सभी हमें हमारे एम्प्लॉयज़ की फंक्शनिंग, इफ़ेक्टिवनेस, वर्क परफॉर्मेंस तथा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी लेक्चर सीरीज़ की इसी चर्चा में आगे एक और टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। यह भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह हमारे ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, हमारे जीवन से भी संबंधित है। हम देखेंगे कि यह टॉपिक हमारे जीवन में हमें बार बार फेस करना होता है। तो अब हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस लेक्चर का जो टाइटल है वह होगा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, अर्थात संगठनात्मक परिवर्तन का परिचय। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि हम लोग परिवर्तन अर्थात चेंज किसे कहते हैं, इसकी हमें क्यों आवश्यकता होती है तथा ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में इस परिवर्तन के कॉन्सेप्ट का क्या योगदान है और किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में मदद करता है। यदि हम अपने जीवन के बारे में देखें तो देखेंगे कि हम निरंतर रूप से परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात परिवर्तन को यदि हम यह माने कि यह जीवन का एक शाश्वत सत्य है, अर्थात हम कभी ऐसा नहीं होगा कि हम अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को पूरी तरह से रोक दें। हमारा जीवन तभी चलता है और जब हमारे जीवन में विभिन्न तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। तो जीवन और परिवर्तन दोनों एक साथ चलते रहते हैं। हम सभी लोग परिवर्तन करना पसंद भी करते हैं और कई बार इन परिवर्तनों से बचना भी चाहते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के इस कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और किस प्रकार ये हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में, उस फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि जो परिवर्तन है और जो जीवन है वो दोनों एक जैसे हैं, अर्थात परिवर्तन जीवन और संगठन की सच्चाई है। यदि हम कहें
कि हम अपने जीवन से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से परिवर्तन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से निकाल देंगे तो यह बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। यह कहना, यह समझना और यह समझाना और उसके बाद यह उम्मीद करना कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से फंक्शन करेगी, तो ये बहुत ही विरोधाभासी बात होगी। जैसे हम अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों को रोक नहीं सकते हैं, वो जो परिवर्तन होने हैं वो होंगे और उन परिवर्तनों के आधार पर ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने का जो पर्सपेक्टिव है, जो प्रोसीजर है, वो चलता रहेगा। इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहे हम चाहें ना चाहें, लेकिन हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस को फेस करना होता है। हम देखते हैं कि जो आज हम हैं वो कैसे हैं, वो किसी न किसी चेंज का ही परिणाम है। इसका अर्थ हुआ कि यदि आज मैं कुछ कर रहा हूँ तो पहले मैंने जिस तरीके से कोई कार्य करता था उसमें कुछ चेंजेस लाए और उन चेंजेस के कारण आज मैं इस तरीके से कार्य कर रहा हूँ। यदि मैं कोई चेंज नहीं लाता तो मेरे कल के व्यवहार और आज के व्यवहार में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन आप देखते हैं कि विभिन्न समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार हमारा व्यवहार, हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारे पर्सपेक्टिव्स बदलते रहते हैं। इसी प्रकार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट लोकेशंस या प्लेस या ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि कभी कुछ साल पहले जिस तरीके से नॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन कार्य करती थी, आज के समय में उसकी फंक्शनिंग में बहुत मेजर डिफरेंसेस आ गए हैं। लेकिन यदि उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस चेंज को पहले से समझा ना हो, उस चेंज को इम्प्लीमेंट ना किया हो, तो आप देखेंगे कि आज उस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। या तो वह ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से बंद हो गई है या वो बस किसी तरीके से सरवाइव कर रही है। आप इसको एक सामान्य उदाहरण की तरह से देख सकते हैं कि जैसे पहले हम लोगों के पास छोटे मोबाइल हुआ करते थे, कीपैड वाले, तो आप देखेंगे कि उस समय बहुत सारी ऐसी कंपनियां थीं जो उन मोबाइल्स को डेवलप करती थी, प्रोड्यूस करती थी और उन कंपनियों में कई ऐसी कंपनियां थीं जिनका बहुत नाम था, जिनके बहुत सारे मोबाइल सेल होते थे। उसके बाद एक समय आया जब हमारे मोबाइल्स में जो और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए वो होने लगे और कई मोबाइल कंपनीज़ ने वो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडवांसमेंट हो रहे थे उनको अडॉप्ट नहीं किया। उनके अकॉर्डिंगली अपने मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने मोबाइल फ़ोन के फंक्शनिंग में चेंजेस नहीं लाए। उन्हें लगा जिस तरीके से आज सरवाइव हो रहा है उसी तरीके से ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उनमें से कई कंपनी या तो अब मोबाइल के मार्केट में नहीं है या कई कंपनी को अपने मोबाइल मार्केट का जो शेयर है उसमें बहुत सारी कमी झेलनी पड़ी और अब उनकी वो पोजीशन नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सी बार जो हमारे कार्य करने की तरीके हैं, जो हमारे रहने के, हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के तरीके हैं, वो धीरे धीरे बदल जाते हैं। तो चूँकि हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के तरीके बदल गए हैं, अर्थात अब प्रोडक्ट्स में भी और प्रोडक्ट्स को किस तरीके से प्रोसेस करके डेवलप किया जा रहा है उसमें भी चेंजेस आएंगे। और ये चेंजेस किस प्रकार से आ सकते हैं, जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है, जिस प्रोसेस को यूज़ करके इन प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ज़रूरी है कि यदि हम अपने
समाज में, अपनी किसी भी तरह की परिस्थिति में देखते हैं कि अब कुछ तरह के चेंजेस होने वाले हैं, तो हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेहतर अवस्था है कि हम पहले से कुछ फोरकास्ट करें उन चेंजेस के बारे में, उन परिवर्तनों के बारे में, और उनके अनुसार अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से प्रिपेयर करें, ताकि जब वह परिस्थिति अपने पीक पर हो, जब उस प्रोडक्ट की सेल अपने पीक पर हो, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर चुकी हो, ताकि मार्केट में उन्हें लाकर हम अपनी सेल को बढ़ा सकें और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किस तरीके से की? चेंज के माध्यम से। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पहले लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करते थे, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करना प्रेफर करते थे, अब लोगों के बिलीफ, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं। जिस तरीके का पहला हमारा परसेप्शन था वर्क को लेकर, ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, वो बदल रहा है। यदि वो बदल रहा है, इसका अर्थ है कि अब जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी अपने कार्य करने के तरीके में इस तरीके का परिवर्तन लाना होगा, ताकि जो आज का यूथ है, जो अब से कुछ साल बाद पढ़कर, एजुकेशन लेकर हमारी मार्केट में होगा, एज ए एम्प्लॉय वो हमारे पार्टिसिपेट करेगा, तो जो उसकी डिमांड्स हैं, हम लोग अभी से उसे फोरकास्ट करके चेंज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उस ब्रेन को, उस एम्प्लॉय को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना सकें। तो इस बार हम लोगों ने यह देखा कि किस तरीके से चेंज हमारे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम देखते हैं कि चेंज में हम लोग कॉमनली करते क्या हैं। चेंज में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोसीजर है या कंटेंट है, उसे डिफरेंट कर देते हैं। चेंज का अर्थ ही क्या हुआ? अर्थ हुआ जैसा भी है उससे कुछ डिफरेंट होगा। चेंज में हम ऐसा नहीं है कोई बिल्कुल नई चीज़ ला रहे हैं। क्या हो रहा है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट्स हैं, जो प्रोसीजर हैं, अब हम क्या करेंगे? उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, कुछ डिफरेंसेस लाएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे। इस पर्सपेक्टिव से लाएंगे कि जो चेंजेस हैं ये हमें और बेहतर रिज़ल्ट देंगे और अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलेंगे। जैसे यदि आज आपके एक पढ़ने का तरीका है और आपको ये पता चले या आपको बताया जाए कि अगर आप अपने इस एजुकेशन के तरीके को, इस लर्निंग के तरीके को इस तरीके से चेंज करेंगे, तो जो आपका रिज़ल्ट है और अच्छा होगा। तो आप उन चेंजेस को यदि पाते हैं कि ये अप्रोप्रिएट हैं और उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लर्निंग में, तो क्या होगा? अब आपके जो आगे आने वाले रिज़ल्ट होंगे, उनमें आप शायद इससे अच्छा रिज़ल्ट पा सकें। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार चेंज इम्पॉर्टेंट है और किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, इसकी किस किस तरह की प्रकृति है, क्या नेचर है, या किस तरीके से ये अपना जो अकरेंस है या किस तरीके से ये वहाँ पर स्थापित होता है, वो हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है उसको लेकर 4 कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, तीसरा प्लैन्ड, चौथा अनप्लैन्ड। अर्थात ये जो चेंजेस हैं ये इंटरनली हैं या एक्सटर्नल हैं, या ये जो चेंजेस हैं ये हम लोगों ने प्लान किए हैं, प्लान करके हम चेंजेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या ये जो चेंजेस हैं ये अनप्लैन्ड हैं। सडनली हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के चेंजेस को या तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ रहा है, या ये जो चेंजेस हैं इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। तो यहाँ यदि मैं इन चारों को एक साथ यूज़ करके एक बॉक्स बनाऊँ, एक टेबल बनाऊँ, तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस कलेक्ट होंगे हम देखते हैं। जैसे पहला है इंटरनल, सेकंड है एक्सटर्नल, यहाँ पर हम प्लैन्ड
और अनप्लैन्ड। तो अब ये जो कॉम्बिनेशंस होंगे उन्हें हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं कि पहले हम यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करें, इनकी बाउंड्री ड्रॉ करें ताकि उन्हें समझने में आसानी हो, और उसके बाद जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कॉम्बिनेशन होगा, इंटरनल और प्लैन्ड चेंज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटरनल प्लैन्ड चेंज। सेकंड क्या होगा इस कॉम्बिनेशन में, यदि हम नीचे की तरफ चलें तो वहाँ होगा एक्सटर्नल प्लैन्ड चेंज। जब हम इसके राइट साइड में मूव करते हैं तो यहाँ पहले कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, इंटरनल अनप्लैन्ड चेंज। और उसके जस्ट बिलो एक्सटर्नल अनप्लैन्ड चेंज। तो हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन चारों के माध्यम से इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, जो इंटरनल हो और प्लैन्ड हो चेंज। दूसरा कॉम्बिनेशन प्लैन्ड हो लेकिन एक्सटर्नल हो। सेकंड कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन क्या जनरेट हो सकते हैं, इंटरनल चेंज हो और अनप्लैन्ड हो। और फोर्थ क्या हो सकता है, एक्सटर्नल हो और अनप्लैन्ड हो। तो ये हमारा पूरा एक मैट्रिक्स है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस के जो नेचर है उसको समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे निर्धारक हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में एक प्रभावी भूमिका रखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये एक बहुत ही एसेंशियल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कब, जब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होने वाला हो या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इनके कारण से प्रभावित होता है। तो इसमें जो हम लोगों ने पहला है वह देख पा रहे हैं, कल्चर और कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जब हम लोगों ने कल्चर और कल्चरल डाइवर्सिटी के लेक्चर में समझा था कि कल्चर क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, तो उसमें देखा था कि कल्चर में से हमें क्या मिलता है, शेयर्ड बिलीफ। तो यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करता हूँ तो क्या होगा, मेरे जो बिलीफ होंगे वो कैसे होंगे, उस कल्चर में रहने वाले बाकी लोगों के जैसे समान। मेरा कुछ बिहेवियर पैटर्न होगा जो मैंने कहाँ से लर्न किया होगा, उस कल्चर से। हो सकता है दूसरे व्यक्ति दूसरे कल्चर से हो, उसने अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली अपने बिलीफ्स और अपने बिहेवियर को लर्न किया हो। अब जब दोनों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल डाइवर्सिटी है। अर्थात एक ही कल्चर के लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग भी काम कर रहे हैं। तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें कि डिफरेंट कल्चर के और लोग काम कर रहे हैं तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को, कल्चरल डिफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कई बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, उसकी फंक्शनिंग में, उसके प्रोसेसेस में चेंज करना होता है। क्योंकि हो सकता है पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चूँकि सिर्फ एक ही जैसे कल्चर के या एक या दो जैसे कल्चर के लोग कार्य करते थे, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कल्चर के जो काफ़ी हद तक एक दूसरे से अपोजिट हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इनकॉर्पोरेट करना होगा जो किस पे फोकस कर रहा है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इसके
जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करूं, ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो साथ मिलकर अच्छे से कार्य कर सकें और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकें। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है वह है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या अर्थ है कि आप अपने जीवन काल को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ समय बाद जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होती चली जा रही है। यदि पहले एक अलग तरह के फ़ैन आते थे, फिर उसके बाद कूलर आने लगे ताकि और ज़्यादा कंफर्ट रहे, फिर कूलर से भी आगे एसी आने लगे, फिर एसी में भी आप देख रहे हैं कि हर साल कुछ ही समय बाद नई नई टेक्नोलॉजी के एसी आ रहे हैं जो पावर कंजम्पशन कम करते हैं और कूलिंग अच्छी कर रहे हैं, लुक्स में बहुत अच्छे हैं। टेक्निकली यह कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे हमारी जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है वो आगे एडवांस होती रहती है। तो जब वो एडवांस होती है तो उसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने के प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट होते चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन में माना एक पर्टिकुलर मशीन से कार्य होता था, जैसे पहले हम लोग टाइपराइटर पे काम करते थे, उसके बाद टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स आने के बाद जब टाइपराइटर से कंप्यूटर पे हम लोग चेंज हुए और कंप्यूटर आने लगा, रेगुलर यूज़ होने लगा, सारा डेटा अब हार्ड फाइल से सॉफ्ट कॉपीज़ में जाने लगा, तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का पूरा सिस्टम था वो चेंज हो गया। तो ये कैसे हुआ होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन ने इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए कि अब ये जो टेक्नोलॉजी है चेंज हो रही है, तो क्या किया होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो इसके लिए अप्रोप्रिएट जो मेथड्स थे, जो प्रोसेस थे, वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में आने वाली जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके सामने सर्वाइव कर सके। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने में, या आप कहिए उनको लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद है न्यू वेंचर्स। न्यू वेंचर्स का यहाँ पे क्या अर्थ है कि जैसे यदि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और अब मैं कोई नया प्रोडक्ट या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन कर रहा हूँ, एक और नया वेंचर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उस वेंचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अब होगा क्या, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग है उसमें मुझे कुछ परिवर्तन करने होंगे, ताकि मैं और जो नया टास्क मैंने लिया है या नया वेंचर मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ उस काम को भी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अकोमोडेट करूँ। तो यदि मेरी पहले एक स्पेसिफ़िक स्ट्रक्चर था, एक स्पेसिफ़िक तरह का फंक्शनिंग का प्रोसेस था, अब मैंने उसमें क्या किया, और नए काम और नए टास्क और नई फंक्शनिंग उसमें ऐड की। किसके लिए, ताकि ये जो मेरा न्यू वेंचर है या जो मैं नया प्लान कर रहा हूँ ये भी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो सके। तो कई बार आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इस कारण से आते हैं कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन है अब और नए बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रही है और नए बिजनेसेस कर रही है, तो जो एग्जिस्टिंग कार्य करने का तरीका है उसमें वहाँ पर डिफरेंट चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिटर्मिनेंट को समझते हैं, वह है ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन का यहाँ क्या अर्थ है कि हम लोग जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं उस तरीके से यदि सभी लोग काम कर रहे होंगे तो उनकी और हमारी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो क्या होगा, अब हम और वो मार्केट में एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसे प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में यदि आपको सरवाइव करना है और लंबे समय तक बने रहना है तो क्या करना होगा, आपको अपने कंपटीटर से अच्छा प्रोड्यूस करना है, अच्छा प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, अच्छी सर्विसेज देनी है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले मैं अपना जो एग्जिस्टिंग जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा काम करने का तरीका है, अब मैं उसे क्या करूं, उसमें चेंजेस लाऊं।
तो जब मैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंज लाऊंगा तो क्या होगा, अब मैं अपने कंपटीटर से और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैं उसी तरीके से काम करता रहा तो क्या होगा, अब हो सकता है कोई और ऑर्गेनाइजेशन उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से चेंज लाकर, उससे अच्छी तरीके से काम करके उस मार्केट का जो मेजर शेयर है उसे ऑक्यूपाई कर ले। आप देखेंगे कई बार, आप अगर अपने आसपास देखते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे बिजनेस आपने देखे होंगे जो कंपटीशन के कारण कि एक और नई शॉप खुली, उस शॉप में अब नए तरीके का सामान मिल रहा है। तो क्या है, जो एग्जिस्टिंग पहले से जो शॉप थी, जो अपने क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड का सामान रख रही थी, काम कर रही थी, अब वो क्या है, अब उसकी शॉप पर जो कस्टमर्स हैं वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन आया, कंपटीटर आया, उसने चेंजेस अपने यहाँ पे पहले इनकॉर्पोरेट किए। अब क्या करना होगा आपको, क्योंकि उस कंपटीटर ने एक चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए हैं, अब आपको उसके पैरेलल आने के लिए, ताकि आप भी उसके जैसा अपना कस्टमर बेस वापस रिज्यूम कर सकें, आपको क्या करना होगा, आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी शॉप, अपने बिजनेस में उस तरह के चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना होगा। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ एम्प्लॉयज़। कई बार जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल, अर्थात जैसे उनकी एज, उनका जेंडर, उनका वर्क एक्सपीरियंस, ये सभी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस के लिए। जैसे यदि अभी मुझे लगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं, जो बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं, उनका एक बल्क है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो सडनली एक पर्टिकुलर ईयर में रिटायर हो जाएंगे, तो क्या होगा, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन को सडनली एक चेंज की ज़रूरत है, ताकि जो नए लोग आएँ वो किस तरीके से काम को समझेंगे, किस तरीके से लर्न करेंगे। उसी तरीके से कई बार यदि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन से, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं और आप देखते हैं कि वो जो लोकेलिटी है उसमें डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, क्योंकि वो लोग बदल रहे हैं, उनकी लोकेलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, उनके परसेप्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली कई बार हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना होता है। अब हम देखते हैं मर्जर का यहाँ पर क्या अर्थ है, जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती हैं और मिल के एक साथ कार्य करती हैं। जैसे यहाँ इंडिया में पहले कभी हीरो होंडा एक साथ मर्ज करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती थी, तो यहाँ पर यदि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मर्ज कर रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स होंगे, उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, अपना अपना सिस्टम होगा, लेकिन जब वो मर्ज होंगे तो क्या होगा, अब दोनों को मिलकर, दोनों कल्चर्स को, दोनों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अपने अपने जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर अपने यहाँ पर चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने होंगे। तो यदि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया की एक किसी बड़ी कंपनी का ऑनर हूँ और अब मैं जापान की किसी कंपनी के साथ मर्ज करता हूँ और हम दोनों मिलकर या तो एक नया वेंचर इंट्रोड्यूस करते हैं या उसमें अपना पूरा मर्जर कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर मर्जर के कारण क्या होगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपने जो कल्चरल चेंजेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस हैं, उनको उन्हें इनकॉर्पोरेट करना होगा। उसके बाद ओपनिंग अ न्यू मार्केट। ओपनिंग अ न्यू मार्केट का क्या अर्थ है, आप देखते हैं कि कई बार सडनली एक प्रोडक्ट की मार्केट तैयार होती है। आपने देखा कि इससे पहले तो कोई इतना मोबाइल नहीं खेलता था, मोबाइल पे वीडियो गेम नहीं खेलता था, लेकिन सडनली जैसे जैसे मोबाइल का यूज़ बढ़ने लगा तो एक नई मार्केट डेवलप होने लगी। वो कैसी मार्केट है, जहाँ पर लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं।
अब लोग फिज़िकली जाके एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं, क्या खेलना पसंद कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट गेम्स जिसे हम लोग पहले एक साथ खेला करते थे, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उसे ऑनलाइन ही खेल रहे हैं। तो ये क्या है, एक नया मार्केट प्लेस डेवलप हुआ, एक नई मार्केट डेवलप हुई। इसी तरीके से आप देखेंगे जब से ऑनलाइन मार्केट, अब ये ऑनलाइन जो ई कॉमर्स है, ये इन लोगों ने क्या किया, एक नया मार्केट ही जनरेट किया है। जिस चीज़ को अब से कुछ साल पहले तक, कुछ समय तक हम लोग कैसे जाते थे, मार्केट जाते थे, अगर हमारे शहर में कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो किसी और शहर में जाते थे जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होती थी कि ये चीज़ मिल जाएगी, तो वो एक अलग मार्केट था। सडनली ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट ओपन हुआ। तो जब इस तरह से मार्केट में चेंज हुआ, नई मार्केट जनरेट हुई, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी जो उस तरीके से काम कर रही थी, अब क्या होगा, उन्हें भी अपने अंदर ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने होंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अब वो क्या कर रही हैं, ये जो नया मार्केट प्लेस प्रिपेयर हुआ है, इनके अकॉर्डिंगली अपनी फंक्शनिंग में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर रही हैं। किसकी वजह से, ताकि वो जो नया मार्केट का प्लेस जनरेट हुआ है उसमें वो अपना शेयर, अपने कस्टमर का बेस प्रिपेयर कर सकें। तो यहाँ हमने देखा कि ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। अब इसके अतिरिक्त भी और कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने में या उन्हें इनिशिएट करने में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो दूसरा है जैसे स्प्लिट इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मर्जर में क्या होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होकर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य करती हैं, ऐसे यहाँ पर स्प्लिट में क्या है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका बंटवारा हो गया, स्प्लिट हो गया, तो अब जब स्प्लिट हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग है वो क्या होगी, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो चूँकि स्प्लिट हुआ है तो अब क्या हुआ, नए नए चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, नए नए कार्य करने के तरीक़ों को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग है अब वो क्या होंगे, अब वो उतने अप्रोप्रिएट नहीं रह गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद फिनेंशियल कॉजेज़। फिनेंशियल कॉजेज़ में आप क्या रख सकते हैं, जैसे हमारे पास जो फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाए, या हमारा ऐसा फोरकास्ट हो कि ये जो फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं अब हमें कम मिलने वाले हैं, या एकदम मार्केट में रिसेशन आ जाए, मार्केट एकदम लो हो जाए, तो क्या हो, जो फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी जो इनकमिंग है वो कम होती चली जाए, और हमारा जो प्रोडक्ट है, क्योंकि पूरा मार्केट ही लो चल रहा है तो अब हमारा प्रोडक्ट भी उतना सेल नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अब हमारे जो फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो जब हमारे फिनेंशियल रिसोर्सेज कम होंगे तो क्या होगा, अब हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना होगा, जिन चेंजेस का क्या फोकस होगा कि अब हम अपने फिनेंशियल रिसोर्सेज को मिनिमम वे में यूज़ करेंगे, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, किसी भी तरीके से हम अपने फिनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें स्टोर रखेंगे, ताकि मार्केट में आगे और क्या होने वाला है, और यदि किसी और तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए हम कुछ समय तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकें। तो फिनेंशियल कॉजेज़ भी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस का कारण। अब रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी या कंस्ट्रेंट, इसका क्या अर्थ है कि आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेसिक फंक्शन है कि ये डिफरेंट रिसोर्सेज को लेती है, उसमें कुछ प्रोसेसेस करती है और एक प्रोडक्ट तैयार करती है। तो ये जो रिसोर्सेज इसे मिल रहे हैं, जिसे आप सामान्य भाषा में कच्चा माल कहते हैं, ये अगर अनअवेलेबल हो जाए, कम हो जाए, या इनको जो यूज़ है उसमें किसी तरह का कंस्ट्रेंट लगा दिया जाए, तो आप देखिए कि अभी जब हम लोगों को ये लगने लगा कि पेट्रोल, डीजल अब क्या है, इनकी अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, ये लिमिटेड रिसोर्स हैं, तो क्या हुआ, एक मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, एक मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं, अब ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं।
क्यों? क्योंकि ये जो रिसोर्सेज ऑलरेडी अब हम अभी हमारे पास हैं, ये लिमिटेड हैं, इनके ऊपर, इनके यूज़ के ऊपर कंस्ट्रेंट है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको किस तरह की गाड़ी चलानी है, और उस जैसे डीज़ल गाड़ी है तो डीज़ल गाड़ी का परमिट कितने ईयर का है, कितने समय तक ही आप अपनी डीज़ल गाड़ी को चला सकते हैं, या यहाँ पर डीज़ल गाड़ी अब चलेगी ही नहीं तो क्या होगा। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले से डीज़ल के मार्केट में थी, उसे क्या करना होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने होंगे। किस वजह से? क्योंकि वो जो रिसोर्सेज है अब वो या तो अवेलेबल नहीं है, या कंस्ट्रेंट है, या वो आगे अनअवेलेबल हो जाएगा। तो चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं 2 या 3 मेजर रिसोर्सेज पे चलती है, जिसमें से एक है फिनेंशियल रिसोर्सेज, दूसरे हमारे जो कच्चा माल जैसे रिसोर्सेज, तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अगर उनमें से फिनेंशियल रिसोर्सेज या जो हमारे पास जो कच्चा माल आ रहा है वो रिसोर्सेज, उनमें किसी भी तरह का डेविएशन होता है तो वो क्या इनकॉर्पोरेट करता है, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ डेविएशन लाएगा। और उन डेविएशन को समझते हुए हमें क्या करना होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को लाना होगा, ताकि इस बदलते हुए समय में, इस बदलते हुए जो नेचर है रिसोर्सेज का, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उनके अनुसार हमारी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक फंक्शन कर सके। इसके बाद है पॉलिटिकल चेंजेस। यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस का क्या अर्थ है कि कई बार आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पर फंक्शन कर रही है, उसके आसपास कोई ना कोई एक पॉलिटिकल एफिलिएशन होगा, कोई ना कोई सोसाइटी का पॉलिटिकल एक अटैचमेंट होगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी। तो कई बार क्या होता है कि वो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिससे वो समाज चल रहा है, जिससे वहाँ पे पॉलिसीज़ डेवलप की जा रही हैं, वो चेंज हो जाती है। तो चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम पे काम करती है, वो किसी एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, उसके प्रोडक्ट भी कहाँ सेल हो रहे हैं, सोसाइटी में सेल हो रहे हैं, तो उसके ऊपर, या गवर्नमेंट का उस पर डायरेक्ट कंट्रोल है, तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन एक्सटर्नल फैक्टर्स से। तो यदि इन एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई मेजर चेंजेस आते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, उन कंडीशन में मुझे भी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में चेंज करना होता है। तो यदि कोई बहुत एकदम पॉलिटिकल चेंज आ गया तो अब क्या करना होगा, अगर मैंने उस पॉलिटिकल चेंज को समझते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस नहीं लाऊंगा तो क्या होगा, अब मेरे बार बार कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनके साथ, या हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बड़ा हार्म भी हो जाए। तो पॉलिटिकल चेंजेस, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का क्या अर्थ है, हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में समझा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग वे है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो जब हमारे कोई प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग जो वे है काम करने का, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हमें कैसे रिजॉल्व करना होगा, जो एग्जिस्टिंग वे है काम करने का, अब हमें उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने होंगे। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन में बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्पेसिफिक तरह के जो चेंजेस हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस। जैसा हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में देखा था, जब अनअवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज, तो यदि आप मानिए कि सडनली या गवर्नमेंट अभी से प्लान करे, ये पॉलिसी इम्पोज करे कि अब आपको इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे, या अब गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक तरह का लेबर लॉ इंट्रोड्यूस कर दे, तो होगा क्या, क्योंकि ये जो लॉ है ये किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग से रिलेटेड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से चेंज मॉडिफाई करना होगा जिस तरीके से गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज़ बनाई हैं, नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या होगा, अब मुझे अपनी गवर्नमेंट, जिस भी गवर्नमेंट का वहाँ पर रूल है, जो भी चल रहा है, अब उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। और चूँकि गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, उसके पास लॉ की पावर है, तो क्या होगा, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट इश्यूज़ फेस करने होंगे।
तो इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जब कुछ या रेगुलेशंस आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस उन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो अप्रोप्रिएट चेंजेस हो सकते हैं, होने चाहिए पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली, उन्हें इनकॉर्पोरेट कर देती है। उसके बाद है चेंज इन कम्युनिकेशन पैटर्न। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। हम लोगों ने जब कम्युनिकेशन के बारे में इस लेक्चर सीरीज़ में समझा था तो देखा था कि कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर यदि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं, जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है, जो कम्युनिकेशन के मीन है, मीडियम है, यदि उनमें कुछ चेंजेस आ जाए तो क्या होगा, अब मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चरल और उसके जो चेंजेस हैं, कल्चरल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने होंगे। जैसे यदि किसी तरह का एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन का पैटर्न चल रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब जो पहले फाइल्स से होता था, एक बाबू आता था, वो पहले एक पेपर लेता था, आपसे साइन कराता था, फिर वो फाइल किसी और के पास जाती थी। यदि किसी और लोकेशन पे जाना है तो कुरियर किया जाता था और कुरियर की जो रसीद मिलती थी उसको रिसिप्ट को रखा जाता था, क्यों, एज ए प्रूफ कि हाँ कभी बाद में आगे फाइलिंग के लिए ज़रूरत होगी। लेकिन आप देखेंगे कि अब जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो अब क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है हम एक मेल कर सकते हैं, हम एक मैसेज कर सकते हैं। आपने पहले देखा होगा कि पहले व्हाट्सएप वो एज ए कम्युनिकेशन चैनल यूज़ नहीं किया जाता था, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह यूज़ होता था। लेकिन अब बहुत सारे कोविड के बाद जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें अब ऑफिशियल मैसेजेस भी, ऑफिशियल टास्क भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो चैनल है, जो मोड है, वो चेंज हो रहा है। तो और कम्युनिकेशन का जो एक कंपोनेंट है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो चूँकि उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी उस तरह के चेंजेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो यहाँ हम लोगों ने लास्ट की स्लाइड और इस स्लाइड में किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया, वो जो डिटर्मिनेंट है किसके लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस में एक निर्धारक की भूमिका प्ले करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन किन मॉडल्स या थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो पहला मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का डिस्कस कर रहे हैं वो दिया है लेविन ने 3 स्टेप मॉडल प्रपोज किया। किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तथा किस तरीके से हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल है 3 स्टेज मॉडल या 3 स्टेप मॉडल, ये क्या, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो यहाँ माना हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। इन्होंने जो फर्स्ट स्टेप में कहा वो बताया प्रेजेंट स्टेटस। जब आप कोई चीज़ चेंज करते हैं तो प्रेजेंट तो आपके साथ ही है, आपका है, वहीं पर है, उसी में आपको चेंजेस करने हैं। तो जो मेरा पहला स्टेप हुआ वो क्या हुआ, प्रेजेंट का स्टेटस। अब अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो मुझे पहले क्या करना होगा, पहले इसी में बदलाव लाने होंगे। तो उन्होंने इस स्टेप को बोला प्रेजेंट स्टेटस को अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब देखिए, जो हमारा प्रेजेंट है वो कैसा है, वो अभी बना हुआ है। तो अगर मुझे इसमें चेंज करने होंगे तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसी में चेंजेस लाने हैं। जैसे यदि आपके पास बर्फ़ की क्यूब है और उसे अगर आपको लिक्विड में चेंज करना है तो पहले क्या करना होगा, पहले जो उसकी स्टेट है पहले आप उसे अनफ्रीज़ करेंगे,
उसकी स्टेट में चेंजेस करेंगे। आज की जो कंडीशन है, माना मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, तो पहले मुझे आज अपने अंदर तोड़-फोड़ करनी होगी, अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, तभी मैं जो चेंजेस हैं उनमें बदलाव कर पाऊँगा। लेकिन मैं अगर प्रेज़ेंट की स्टेट को अनफ्रीज़ नहीं करूँगा, तो मैं चेंजेस को किस प्रकार इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। तो दूसरा जो स्टेज उन्होंने बताया, उसमें बताया कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने गोल की तरफ मूव करेंगे। तो दूसरी कौन सी स्टेट हुई, मूवमेंट की। माना अभी मेरा प्रेजेंट का स्टेटस है और मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ तक चेंजेस करने हैं। तो पहले वाले स्टेट में क्या है, अब मैं अपने आप को ऐसा करूँगा कि मैं अब चेंजेस को कर सकूँ। मैंने अपने आप को डिसमेंटल कर दिया। उसके बाद या जो मेरे पास चीज़ें थी, अब मैंने उसे कॉमन कंडीशन में किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ किसकी तरफ, जैसा मैं बनना चाह रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो क्या होगी, दोबारा से मेक इट स्टेबल। तो थर्ड स्टेज में मैं उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करूँगा और अब क्या कोशिश करूँगा, उन जो चेंजेस हैं उन्हें स्टेबल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वही मैं अचीव करना चाह रहा था। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो अनफ्रीजिंग की स्टेट है, इसे हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट बताए। पहला है ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस में वो क्या कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे व्यवहार या ऐसी डायरेक्शन देनी चाहिए जिससे वो जो चेंज है वो इनकॉर्पोरेट हो सके। दूसरा उन्होंने बताया कि रिस्ट्रिक्ट क्या करना है हम लोगों को, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। इनको क्या करना है हम लोगों को, इनको कम करना है। तो जब भी कोई चेंज होता है तो ऐसे बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अब हमें क्या करना है, उन सारी फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, जो उनकी पॉसिबिलिटी है, उसे कम करना है। थर्ड इन्होंने बताया कि थर्ड वाली कंडीशन में हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस स्लाइड के माध्यम से क्या समझा कि लेविन ने जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मॉडल अपना प्रपोज किया, उसमें क्या क्या स्टेप हैं, वो किस प्रकार चेंज को इनकॉर्पोरेट करने में हमारी मदद करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का एक और जो मेथड है उसके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ये जो मेथड है इसे किन लोगों ने प्रपोज किया, इन्हें प्रपोज किया कॉटर ने। इन लोगों ने इसमें 8 स्टेप बताए। हालांकि ये जो मॉडल है ये भी लेविन के ही कॉन्सेप्ट पर बिल्ट है, मतलब बेसिक आइडिया उन्होंने वहीं से लिया है, लेकिन इसे क्या किया और थोड़ा एक्सप्लेनेटरी और ज़रा एक्सप्लेन करके ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के कॉन्सेप्ट को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। तो इन्होंने जो 8 स्टेप मॉडल बताया या 8 स्टेज मॉडल बताया, उसमें जो उनका पहला था वो है कि हमें क्या करना है, हमें इस्टेब्लिश करनी है सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी का क्या अर्थ है कि अब हमें लोगों को ये बताना है कि जो चेंज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है। अगर ये नहीं होगा तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होगा। तो जो पहला स्टेप हुआ वो क्या हुआ कि हमें अर्जेंसी को इस्टेब्लिश करना है। तो आप देखिए, जब किसी को कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस करने होते हैं तो बहुत ही एकदम इमरजेंसी की जैसी की सिचुएशन बनाता है। और अगर अर्जेंसी की सिचुएशन है तो आप क्या करते हैं, वो जो चीज़ें हैं उन्हें जल्दी जल्दी मान लेते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो बताया फॉर्म कोएलिशन विद पावर। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमें कैसे लोगों के साथ जुड़ जाना चाहिए, ग्रुप बना लेना चाहिए पावरफुल लोगों के साथ।
तो क्या है वो जो पावरफुल लोग हैं या पावरफुल ग्रुप है या पावरफुल एसोसिएशन है, वो किस चीज़ में हमें हेल्प करेगा? वो हमें हेल्प करेगा कि जो हमारा चेंज का कॉन्सेप्ट है उसे इनकॉर्पोरेट करने में। तो आप देखिए, जब अगर आप किसी बहुत पावरफुल के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद अगर किसी बात को कहेंगे, किसी चेंज को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो क्या होगा, अब उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि लोग आपकी बात को मानें। उसके बाद जो थर्ड है वह कहता है क्रिएट ए विज़न एंड स्ट्रेटजीज। किसके लिए? इस चेंज को डायरेक्ट करने के लिए। अगर हमारे पास कोई विज़न होगा, ऐसा कोई प्लान होगा जो हमें डायरेक्ट करेगा किसके लिए? चेंज के लिए, तो क्या होगा, अब हमारे लिए पॉसिबिलिटी होगी, आसान होगा लोगों को ये समझाना ये कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा आइडिया क्या है। और हमारे पास यदि एक ऐसा प्लान भी होगा कि हम इस तरीके से करेंगे, तो क्या होगा, अब हम बाकी लोगों को आसानी से कन्विंस कर पाएंगे किसके लिए, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हम करने वाले हैं इससे सभी को बेनिफिट होगा। उसके बाद जो फोर्थ है वो है कम्युनिकेशन। किस चीज़ का कम्युनिकेशन? ये जो हमने विज़न बनाया है इसको हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू आउट सबको बताएंगे। क्या होगा उससे बेनिफिट, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का आइडिया है, जो विज़न है, उसकी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास होगी। तो अब वो लोग क्या है, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन है, उन्हें कम्युनिकेट कर दिया गया है, तो अब क्या उनको ऐसा नहीं लगेगा कि सडनली हमें कुछ बता दिया गया। दूसरा, अब क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो उस इन्फॉर्मेशन से इस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के जो बेनिफिट्स हैं उन्हें समझने में उन्हें आसानी होगी। उसके बाद फिफ्थ में क्या है, क्या करना है हमें? उन एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना है जो इस पे वर्क कर रहे हैं, कि जो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो यदि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक सेक्शन को एम्पावर कर दूंगा जो इसके सपोर्ट में है, जो इसको समझ रहा है, तो क्या होगा, अब वो भी बाकी लोगों को उन चेंजेस को समझने में, समझाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सिक्स्थ, प्लान कैसे करना है? रिवॉर्ड सिस्टम। और ये रिवॉर्ड सिस्टम क्या फोकस कर रहा है, कि जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी हैं, जो छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हुए हैं, तो उनके लिए भी हम एक रिवॉर्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो जैसे कोई एक छोटा सा चेंज हमने पहले इनकॉर्पोरेट किया, तो जो जो उसमें लोग थे, जिस तरीके से वो उन लोगों ने चेंजेस को एक्सेप्ट किया, अब हम क्या करेंगे, उन्हें रिवार्ड करेंगे। तो क्या होगा, जो बाकी लोग हैं वो भी देखेंगे कि हाँ ठीक है, रिवॉर्ड मिल रहा है, बेनिफिट हो रहे हैं, तो क्या होगा, आसान होगा उन लोगों का भी समझना, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अब वो रिवॉर्ड से और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंसोलिडेट करना। किसका? जो हमारे नए इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, जो चेंजेस हुए, उनको क्या है, अब हमें अपने प्लान में कंसोलिडेट करना है। जब वो कंसोलिडेट हो जाएंगे तो अब हमें आगे और बेनिफिट होगा। उसके बाद जो लास्ट है वह है रीइंफोर्स द चेंज। रीइंफोर्स द चेंज को हम कैसे कर सकते हैं, कि देखिए ये जो चेंज हुआ जिससे हमें ये सक्सेस मिली, तो हमें रीइंफोर्स करना है, उसको और पावर देना है, उसको और सपोर्ट देनी है। किसको? जो चेंजेस हम चाहते थे और जो चेंजेस वहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुए, तो उसको हमें और ज़्यादा सपोर्ट या रीइंफोर्स करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा चेंज है उसको लोग किस किस तरीके से रजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे पहले कि रजिस्ट क्यों किया जाता है, फिर देखेंगे कि किस प्रकार हम इस रजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो यहाँ जो पहला है वह है बैलेंस। बैलेंस का क्या अर्थ है, कि देखिए जो आपकी प्रेजेंट की स्टेट है ये बहुत बैलेंस स्टेट होगी। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ हैबिट्स यहाँ पे जनरेट हो गई हैं। अब और क्या हो गया है कि आप अब कूल फील कर रहे हैं, कंपोज फील कर रहे हैं।
बैलेंस फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह का काम करते करते आपको लंबा समय हो गया है। तो चीज़ें एक ऐसी स्थिति में हैं, एक सम्यक स्थिति में हैं, जहाँ से आप अपने आप को यदि बदलेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ पेन लेना पड़ेगा। तो लोग, कोई भी क्या चाहता है कि जो स्थिति है, यथास्थिति है, वो बनी रहे, क्योंकि अभी जो चेंज है वो बहुत क्लियर नहीं है, उसके आउटकम्स भी क्लियर नहीं है। और जिस स्थिति में हम हैं, कॉमनली हम उस स्थिति को बनाए रखना ही प्रेफर करते हैं। और क्यों हम रजिस्ट करते हैं कि जो नई चीज़ें हैं, आप देखिए कभी कोई नया व्यक्ति आए आपके सामने, अनकॉमन कोई चीज़ आए, तो आप उसे अधिकतर किस तरीके से लेते हैं? थ्रेट की तरीके से। कब तक आप उसे थ्रेट की तरीके से लेते हैं? तब तक आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट नहीं कर लेते हैं। तो कॉमनली आप स्ट्रेंजर्स को, नई चीज़ को जो बिल्कुल पहले कभी ना देखी हो, उसको लेकर एक थ्रेट का परसेप्शन होता है। उसी तरीके से चेंज में भी, तो वो जो न्यू चेंजेस आने वाले हैं वो नए हैं, अननोन है, तो उनको लेके लोगों के मन में एक डर, एक भय की भावना बनी रहती है। उसके बाद क्यों रजिस्ट किया जाता है? क्योंकि जो चेंज है वो इनिशियली क्या मांगेगा? रिसोर्स। कोई भी चेंज बिना किसी रिसोर्स के इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। उसको सबसे पहले बनाने में, प्लान करने में, इनकॉर्पोरेट करने में, हो सकता है बाद में उससे हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज सेव हो जाएं, लेकिन शुरू में क्या डिमांड कर रहा है? वो रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है, और रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी लिमिटेड है, तो उस समय लोग रिसोर्सेज की वजह से उसे रजिस्ट करते हैं। उसके बाद लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसा हमने अभी कहा कि जब हम किस चीज़ को कब तक थ्रेट मानते हैं? जब तक हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो होता क्या है, जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसे ज़्यादा समझने लगते हैं। जब तक नई इन्फॉर्मेशन है हम उसे एक थ्रेट की तरह परसीव करते हैं। थ्रेट टू स्टेबिलिटी, जो चीज़ें जैसी जहाँ हैं, जैसे ही चेंज होगा, अब क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी में मूव होगा, हिलेंगी डुलेंगी, उन्हें हिलाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो हम लोग अपनी स्टेबिलिटी को, जो जहाँ जैसा है वहाँ रहे, वो उसको एक थ्रेट की तरह फील करते हैं। उसके अलावा क्या थ्रेट फील होती है? अब जो काम हम जिस तरीके से कर रहे हैं उसकी हमारी एक स्किल डेवलप हो गई है, तो यदि कोई चेंज इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तो क्या होगा, अब हमारी स्किल सेट को थ्रेट हो रहा है कि अब हमें नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे? रजिस्ट करेंगे। जैसे यदि अभी कोई एक नई टेक्नोलॉजी आए जो हमारे टीचिंग मेथड को कम्प्लीटली चेंज कर दे, तो हम क्या करेंगे? शुरू में नहीं, अभी तो हमें आता नहीं है, पता नहीं है, जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट है, स्किल सेट है, ये उसके लिए थ्रेट बन जाएगा। तो क्या होगा, अब हम उस जो चेंज है उसको रजिस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पावर स्टेटस, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो पहले का पावर हिरार्किकल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश है, अब वो क्या होगा? वो चेंज होगा, नया बन जाएगा, नया इस्टेब्लिश होगा। तो जो लोग पावर में हैं वो क्या चाहेंगे कि नहीं, अब जो जैसी पावर है वो उसको एंजॉय करना चाहता है। रीस्टैब्लिशमेंट में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, अनश्योर है, तो चूँकि वो इंश्योर नहीं है, चूँकि वो श्योर नहीं है उसके लिए, अब वो उसको रजिस्ट कर रहा है। पर्सनैलिटी, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी टाइप भी होते हैं, हम लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है, वो क्या करते हैं? वो चेंजेस को रजिस्ट करते हैं। तो पर्सनैलिटी एक रजिस्टेंस का कारण बनती है। अब हम उसके बाद देखते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को जो रजिस्ट करने वाली हैं चीज़ें, उनसे डील कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन। क्योंकि अभी आपने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही हैं? इन्फॉर्मेशन की वजह से, प्रॉपर कम्युनिकेट ना होने की वजह से। तो यदि हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को पहले सब लोगों को दे देते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि अब जो रेजिस्टेंस है वो कम लेवल का होगा। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन डिसीजन ऑफ चेंज, तो यदि आपको लग रहा है कि ये लोग हैं जो रजिस्ट करेंगे, तो क्या है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज का प्लान बनाएं, वो चेंज को एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाएं, तो आप उनको पार्टिसिपेट कराएं अपने डिसीज़न में। तो जैसे ही वो पार्टिसिपेटरी डिसीज़न होगा तो अब ये डिफ़िकल्ट होगा लोगों को ये कहना कि नहीं, इस चेंज को नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि जब ये प्लान बना चेंज एग्जीक्यूट करने से पहले, तब आप उसके डिसीज़न मेकिंग बॉडी के पार्टिसिपेशन में थे। उसके बाद पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशंस,
जिन लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशन होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन होते हैं, वहाँ पर आपको किसी भी तरह के चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना या अपनी कोई बात उनसे कहनी है, उनका कंसेंट लेना आसान होता है। तो यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, तो क्या होगा, उन कंडीशन में आप रेजिस्टेंस को आसानी से डील कर पाएंगे। उसके बाद रिवॉर्डिंग पीपल हु एक्सेप्ट द चेंज, अर्थात हम उन लोगों को रिवॉर्ड करें, वो लोग जो शुरू में आसानी से जो चेंज है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, उन लोगों को और मोटिवेशन मिलेगी और हो सकता है उन लोगों को देखकर, उन लोगों के रिवॉर्ड को देखकर बाकी लोगों को भी और मोटिवेशन हो और वो भी इस चेंज को आसानी से एक्सेप्ट करें। उसके बाद टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग का क्या अर्थ है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करें। तो यदि हम टीम एक जैसा एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, अब हम जो रेजिस्टेंस की जो लेवल है उसको कम कर पाएंगे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को हमें किस तरीके का बनाना चाहिए, लर्निंग और इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, इस तरीके से मोटिवेट कर रहा हूँ जहाँ पे लर्निंग का, इनोवेशन का ज़्यादा पर्सपेक्टिव है, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, वो लोग चेंजेस को आसानी से समझेंगे, आसानी से उन्हें इनकॉर्पोरेट होने देंगे। उसके बाद फेयर इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो उसे आप ऑपरेशनलाइज करके इम्प्लीमेंट करें तो उसका जो एग्जीक्यूशन हो वो बहुत फेयर हो। यदि वो फेयर नहीं होगा तो रेजिस्टेंस के चांसेस आप देखेंगे कि ज़्यादा आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा और जाना कि इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और इसके रेजिस्टेंस को हम लोग किस प्रकार से डील कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।